हेलो प्यारे बच्चों, राधे राधे, जय श्री राम। मैं मोहित शर्मा आज आपके सामने फिर से केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस यानी कि रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण को आगे बढ़ाते हुए आपके सामने उपस्थित हूँ। तो आज हम आपको इसमें वियोजन अभिक्रिया यानी कि डीकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होती है तथा यह कितने प्रकार की होती है वो हम बताएंगे। पिछली वीडियो में वैसे हम इसको बता भी चुके हैं, लेकिन हमने इनके प्रकार को नहीं डिफाइन किया था। ठीक है, तो आज हम इस वीडियो में इनके प्रकार को डिफाइन करेंगे और इसमें हम संक्षारण यानी कि कोरोजन और विकृत गंधिता, इसका मतलब रेंसिडिटी, वो भी हम इस वीडियो में सीखेंगे और इसके बाद ये चैप्टर आपका समाप्त हो जाएगा। तो चलिए पढ़ते हैं। सबसे पहले क्या है वियोजन। क्या है वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया इसे कहते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन रिएक्शन का मतलब क्या होता है कि यानी कि वियोजन अभिक्रिया जब कोई भी एक पदार्थ दो या दो से अधिक पदार्थों में टूटता है तो उसे क्या कहते हैं, वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। व्हेन ए कंपाउंड split into two and more than two substances is called decomposition reaction। यानी कि जब कोई भी एक पदार्थ दो या दो से अधिक पदार्थों में टूटता है तो इसी को क्या कहते हैं, डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, ये हम आपको बता भी चुके हैं। जैसे कि पिछली वीडियो में हम बताया था कार्बन डाइऑक्साइड का अगर हम इसे गर्म करते हैं तो क्या होता है, कार्बन तथा ऑक्सीजन। ठीक है, इस तरह से क्या कर सकते हैं इनको, कार्बन और इसको अलग अलग, यानी कि अगर हम निकालना चाहें कार्बन डाइऑक्साइड गैस से तो हम कार्बन को और ऑक्सीजन दो चीजों को निकाल सकते हैं। कार्बन क्या होता है हमारा एक सॉलिड, ठीक है, और ऑक्सीजन क्या होती है गैस। ठीक है, ये भी क्या होती है गैस, ये क्या है सॉलिड और ये क्या है ऑक्सीजन हमारी गैस। इनको हम निकाला जा सकता है, यानी कि अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड को साफ करें तो कार्बन और ऑक्सीजन हमें प्राप्त होगी। ठीक है, तो इसी को आगे बढ़ाते हुए हम बता रहे हैं कि डीकम्पोजिशन के कल हमने पार्ट ही बताए थे कितने प्रकार होते हैं इसके, तीन। कौन कौन सा होता है, सबसे पहले बताया था थर्मल, हिंदी में कहते हैं ऊष्मीय वियोजन। ठीक, दूसरा था हमारा थर्मल के बाद फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन। फोटोलाइटिक यानी कि प्रकाशीय वियोजन। क्या है, प्रकाशीय वियोजन। ठीक, यानी कि जो प्रकाश की उपस्थिति में हो, उसमें वियोजन जो उष्मा यानी कि ऊर्जा यानी कि हीट की उपस्थिति में हो। ठीक है, वैसे ऊष्मा और ऊर्जा में अंतर होता है, तो हम आपको जब केमिस्ट्री के बाद फिजिक्स बताएंगे तब आपको बताएंगे। ठीक है, क्या होगी, थर्मल हो गई, फोटोलाइटिक, अगली इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन यानी कि विद्युतीय वियोजन। ठीक है, तो इधर डिकम्पोजिशन लिख लेना है, इससे भी आप ठीक है, डिकम्पोजिशन। ठीक है ना, तो ये क्या है हमारी प्रकाशीय ऊष्मीय, थर्मल प्रकाशीय यानी कि फोटोलाइटिक और विद्युतीय यानी कि इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। इसका देखिए एग्जांपल के पहले इनकी परिभाषा यानी कि क्या होती है, ऊष्मीय वियोजन यानी कि वह वियोजन जो ऊष्मा की उपस्थिति में होता है, ऊष्मीय वियोजन कहलाता है। ठीक है, तो क्या होगी, व्हेन डिकम्पोजिशन कैरीड बाय हीट इज कॉल्ड थर्मल डिकम्पोजिशन। ठीक है, यानी कि जब वियोजन ऊष्मा की उपस्थिति में होता है तो इसे क्या कहते हैं, ऊष्मीय वियोजन कहते हैं। तो इसका देखो एक एग्जांपल, जैसे कि ऊष्मा की उपस्थिति में कोई भी एक पदार्थ लिया, जैसे हमने मान लीजिए सपोज दैट आपकी बुक में भी लिखा है तो हम वही ले ले रहे हैं। ठीक है, तो जैसे कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, इसे लाइमस्टोन यानी कि इसे चूना पत्थर भी कहते हैं। ठीक है, जब इसको हीट किया जाता है यानी कि इसको गर्म किया जाता है, जब ये क्या है सोडा यानी कि चूना पत्थर को जब गर्म किया जाता है तो हमारा क्या होता है कैल्शियम
ऑक्साइड तथा कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, क्या क्या बनता है? कैल्शियम ऑक्साइड तथा कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। कैल्शियम ऑक्साइड क्या होता है हमारा? जैसे पहले हो कैल्शियम कार्बोनेट, इसका नाम क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, लिख भी दे रहे हैं कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक, या लाइम स्टोन, इसे कहते हैं कैल्शियम ऑक्साइड या क्विक लाइम। क्या कहते हैं? क्विक लाइम। और ये क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, यानी कि जब हम कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करते हैं तो हमारा कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड कैल्शियम ऑक्साइड तथा कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। ठीक है, इसमें किसी प्रकार की समस्या, ये ऊष्मा की उपस्थिति में यानी कि हीट की उपस्थिति में हुआ है, यानी कि गर्म किया गया है। अगली आ जाइए प्रकाशीय। प्रकाशीय, प्रकाशीय नाम से यही, यानी कि प्रकाश। प्रकाश किसका होता है? सूर्य का। ठीक है, ज्यादातर सूर्य का ही, यानी कि नेचुरल, जो हमारा नेचुरल रिसोर्सेस है यानी कि प्राकृतिक संसाधन है, उसमें ऊष्मा का सबसे बड़ा, ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? हमारा प्रकाश का, यानी कि सूर्य है। क्या है? सबसे बड़ा सूर्य। तो हम ये किसकी उपस्थिति में करेंगे? सूर्य की उपस्थिति में। तो जैसे कि मान लीजिए कि जैसे कि AgCl है, AgBr है, ठीक है, AgI है, यानी कि सिल्वर क्लोराइड है, सिल्वर ब्रोमाइड है, सिल्वर आयोडाइड है। तो हमने यहाँ पे सिल्वर क्लोराइड ले लिया। क्या ले लिया? सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर क्लोराइड। ठीक है, क्या है हमारा? सिल्वर क्लोराइड को अगर हम सूर्य के प्रकाश में, किसमें? सूर्य के प्रकाश यानी कि सनलाइट, सूर्य का प्रकाश, इसका मतलब क्या होता है? सनलाइट। अगर हम इसको सनलाइट में गर्म करते हैं तो हमारा क्या होता है? Ag यानी कि सिल्वर अलग निकलेगा और क्लोरीन गैस अलग निकलती है। तो क्या होता है? सिल्वर अलग निकलेगा, यानी कि चांदी अलग निकल जाएगी और क्लोरीन गैस हमारी अलग निकलेगी। ठीक है, इसी को कहते हैं प्रकाशीय वियोजन, यानी कि फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन। ठीक है ना। अगली देख लीजिए विद्युतीय, यानी कि इस नाम से ही पता चल रहा है, यानी कि विद्युत की उपस्थिति में हो। जैसे कि इसका भी एक एग्जांपल आपकी बुक में दिया गया, सरल है तो वही लिख लेना है। जैसे कि H2O, यानी कि ये क्या होता है? जल का डिकम्पोजिशन किया जाता है, वो भी किसकी उपस्थिति में? इलेक्ट्रिसिटी की उपस्थिति, यानी कि विद्युत की उपस्थिति में, इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, विद्युत की उपस्थिति में, यानी कि किसकी? बिजली की उपस्थिति में, विद्युत। ठीक है, विद्युत की उपस्थिति में जब इसका डिकम्पोजिशन किया जाता है, यानी कि इसका विघटन किया जाता है, वियोजन किया जाता है, तो हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस बनती है। अब इसको बैलेंस करना, तो बैलेंस, ठीक है, बैलेंस कर लेते हैं। तो देखो क्या हुआ है, जो बिजली की यानी कि विद्युत की उपस्थिति में, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी की उपस्थिति में हुई है डिकम्पोजिशन, उसे कहते हैं विद्युतीय वियोजन, यानी कि इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। जो सूर्य के प्रकाश में, ठीक है, सनलाइट में हुआ है, उसे कहते हैं प्रकाशीय वियोजन, यानी कि फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन। और जो ऊष्मा की उपस्थिति में हुआ उसे कहते हैं ऊष्मीय वियोजन, यानी कि थर्मल डिकम्पोजिशन कहते हैं। ठीक है ना। तो देखिए when decomposition, अब देखो इंग्लिश में देखते हैं, when decomposition carries by heat is called thermal decomposition। ठीक है, तो उसकी रिएक्शन ये रही। अगली देखिए when decomposition carries by sunlight, ठीक है, उस is called photolytic decomposition, उसकी रिएक्शन ये रही। अगली देखिए इलेक्ट्रोलाइटिक, when decomposition carries by electricity is called इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन, यानी कि जब वियोजन विद्युत की उपस्थिति में होता है तो उसे विद्युतीय वियोजन कहते हैं। उसका एग्जांपल ये रहा। ठीक है, एग्जांपल हम इनके बीच में है, इसमें किसी प्रकार की समस्या। ठीक है, इससे क्या हुआ? आपका वियोजन क्रिया हो गई है। ठीक है, आप वियोजन क्रिया कुछ भी। अब इसी वीडियो में हम आपको संक्षारण,
संक्षारण। संक्षारण कहते हैं इंग्लिश में कोरोजन, COROSION, कोरोजन। ठीक है, कोरोजन यानी कि संक्षारण होता क्या है, सबसे पहले ये बताते हैं। ठीक है, संक्षारण। अब जैसे कि लोहा हमने देखा है, लोहा क्या होता है जब हम उसको नमी में या पानी में रख देते हैं, या अगर मान लीजिए सूखे में भी रख देते हैं, तो उसमें क्या होता है कुछ समय पश्चात उसमें जंग लगने लगती है। ठीक, जंग आने लगती है। अगर वही जंग हम हटाए ना तो वो और लगेगी, तो धीरे धीरे क्या होता है जंग बढ़ती चली जाएगी और हमारा जो धातु है जैसे कि लोहा है वो धीरे धीरे नष्ट होना शुरू हो जाएगा, यानी कि खत्म होने लगेगा, धीरे धीरे गलेगा, फिर उसके बाद वो खत्म हो जाएगा। एक स्थिति ऐसी आएगी सालों बाद या दिनों बाद कि वो खत्म ही हो जाएगा। तो इसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं, कोरोजन। ठीक है, और ये भी किसकी उपस्थिति में होती है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में, यानी कि जल हो तब भी ऑक्सीजन H2, ठीक है, उसमें भी O यानी कि ऑक्सीजन होगा। अगर हमारी हवा है तो हवा में भी ऑक्सीजन होता है, तो उसकी उपस्थिति में ये हमारा धीरे धीरे खत्म हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ठीक है, डिकम्पोज हो जाएगा। तो देखो क्या कहते हैं इसकी परिभाषा, जब वायु या नमी की उपस्थिति में धातुओं का धीरे धीरे क्षय होना यानी कि खत्म होना, नष्ट होना संक्षारण कहलाता है। यानी कि धातुओं का वायु की उपस्थिति में धीरे धीरे नष्ट होना संक्षारण कहलाता है। ठीक है, तो क्या देखें, ठीक है, धातुओं का धीरे धीरे नष्ट होना संक्षारण कहलाता है। यानी कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में धातुओं का जो एक्सपोर्ट होता है यानी कि नष्ट होना होता है, उसी को क्या कहते हैं, कोरोजन कहलाता है, यानी कि संक्षारण कहते हैं। ठीक है, जैसे कि लोहे पर जंग लगना। ठीक है, चांदी की, हमारी चांदी पर भी जंग लगती है। चांदी पे कैसी होती है, ब्लैक कलर की, काली होती है। तो ये क्या है, हमारी संक्षारण के एग्जाम्पल है। तो इससे अगर हम बचना चाहें संक्षारण से यानी कि कोरोजन से अगर हम बचाना चाहें तो किस हिसाब से बचाने, जैसे कि लोहे पर हम अगर मान लीजिए लोहे को जंग लगने से बचाते हैं तो उस पर क्या करते हैं, हम पिंड करते हैं। पहले तो उस पर अगर जंग लग गई है तो उसको अच्छी तरह से साफ करते हैं, उसके बाद उस पर पिंड कर देते हैं, एक मेथड। दूसरा क्या होता है, उस पर किसी भी चिकनी यानी कि ग्रीस लगा के, मोम लगा के या मोबियल लगा के रख देते हैं, तो उससे भी वो हमारा जल्दी खराब नहीं होता है। ठीक है, और क्या करते हैं, नमी से दूर रखते हैं, यानी कि जिस यहाँ पर नमी ना हो वहाँ से दूर रखते हैं। तो इस हिसाब से हम संक्षारण को बचा सकते हैं, यानी कि धातुओं को नष्ट होने से बचाया जा सकता है। ठीक है, तो ये क्या थे हमारे प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन। अगली देखिए रेजिडिटी यानी कि विकृत गंधता। अगली क्या है हेडिंग, विकृत गंधता। विकृत गंधता इंग्लिश में कहते हैं रेंसिडिटी। ठीक, क्या कहते हैं, रेंसिडिटी। नाम से ही चल पता चला विकृति गंधता। विकृति माने होता है कि खराब होना, यानी कि विकृति यानी कि खराब होना किसी भी चीज का, और गंधता का मतलब होता है गंध में, यानी कि गंध किसी भी चीज की खराब हो जाना, उसी को कहते हैं विकृत गंधता। ठीक है, जैसे आप सब लोगों ने खाने को तो अच्छी तरह से बनते हुए देखा है, बनाया भी होगा कुछ लोगों ने। ठीक है, तो क्या होता है कि अगर हम खाने को कुछ दिनों के लिए या कुछ समय के लिए रख दें, या गर्मी में या ऑक्सीजन में खुला छोड़ दें, ऐसा ही रख दें, तो क्या होता है वो मतलब कुछ समय बाद यानी कि 4-5 घंटे बाद, 3-4 घंटे बाद वो धीरे धीरे खराब होने लगता है। ठीक है, तो क्या होता है कि कभी कभी क्या होता है हमारा खाना जो है पूर्ण रूप से खराब हो जाता है, उसमें क्या होता है बदबू आने लगती है, यानी कि गंध आ जाती है, बेकार हो जाता है, महक आ जाने लगती है। ठीक है, तो वो उसी को कहते हैं, यानी कि हमारा पहले क्या था, खूब अच्छी पनीर, मान लीजिए पनीर की सब्जी है बहुत अच्छी, ठीक है, स्टैंडर्ड। ठीक है, उससे भी अच्छी अच्छी सब्जियां आती है, पनीर की फेवरेट मेरी है तो भाई हम बता रहे हैं। तो मान लीजिए पनीर की सब्जी बहुत अच्छी बनी, उसके बाद एक बार हमने खा ली, अब क्या हुआ, बच गई, रख दी, नहीं ध्यान रहा, यानी कि फ्रिज में रखने के लिए नहीं ध्यान रहा, तो क्या होगी, वो रखी रही। अब उसमें ऑक्सीजन यानी कि हवा में रखी है, कहीं ना कहीं रखी है, तो एयर में रखी है ऑक्सीजन की उपस्थिति में, तो क्या होगा, ऑक्सीजन की उपस्थिति में धीरे धीरे वो खराब होना शुरू हो जाएगी। तो क्या होती है कि वह जल्दी ही खराब हो जाती है, उसमें बदबू आने लगती है, फिर वो खाने का मन नहीं होगा। तो उसी को क्या कहते हैं, विकृत गंधता, यानी कि ये भी किसकी उपस्थिति में होता है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में। ठीक है, ठीक है ना।
तो देखो क्या होगा, जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में किसी भी पदार्थ का, जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में या नमी की उपस्थिति में, ठीक है, जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में किसी भी पदार्थ की गंध में परिवर्तन हो जाता है तो उसी को कहते हैं विकृत गंधिता। ठीक है, तो क्या कहलाती है, विकृत गंधिता कहलाती है। फिर से सुन लो, जब किसी भी तत्व की ऑक्सीजन की उपस्थिति में गंध में परिवर्तन होता है तो उसे कहते हैं विकृत गंधिता कहलाती है। ठीक है, when of a substance of a oily यानी कि तैलीय हो सकती है या फैटी। ठीक है, तो देखेंगे सबसे पहले इंग्लिश में, when the oily and fatty substances exposed in smell by oxygen and air is called rancidity। ठीक है, फिर से सुन लीजिए, when a substance, ठीक है, ऑयली हो सकता है, फैटी हो सकता है, तो when a oily and fatty substance exposed by air and water, ठीक है, in its smell, ठीक है, उसकी स्मेल में क्या परिवर्तन हो जाए, ठीक है, चेंज इन इट्स स्मेल इज कॉल्ड रेंसिडिटी, उसे क्या कहते हैं, विकृत गंधिता कहते हैं। ठीक है, तो देखो इसका एग्जाम्पल, जैसे एग्जाम्पल तो बता ही दिया है, यानी कि जब सब्जी होती है तो उसको धीरे धीरे रखते हैं तो क्या होती है, धीरे धीरे खराब होने लगती है, यानी खराब हो जाती है, उसी को कहते हैं विकृत गंधिता कहते हैं। ठीक है, तो देखो इसको बचाने के लिए क्या कर सकते हैं, विकृत गंधिता से यानी कि रेसिडिटी से बचाने के प्रिवेंटिंग यानी कि प्रिवेंट करने से, इसको सुरक्षित रखने से क्या क्या हम कैसे बचा सकते हैं। ठीक है, तो क्या कर सकते हैं, हम अपनी जो भी चीज़ें हैं, जैसे कि खाद्य पदार्थ है, हमारा खाने वाली चीज़ें हैं, इनको हम फ्रिज में रख दें, तो उस तरह से भी हम इनको बचा सकते हैं। ठीक है, फ्रिज में रख सकते हैं। दूसरा क्या है, ठंडे स्थानों में रख सकते हैं, अगर फ्रिज नहीं है तो आर्टिफिशियल फ्रिज में हम बना सकते हैं, उसमें रख सकते हैं। आर्टिफिशियल फ्रिज कैसे बना सकते हैं, जैसे कि एक कोई भी बड़ी सी परात या थाली आदि खूब बड़ी ले लीजिए, उसमें पानी रख दीजिए। ठीक है, पानी भर लीजिए, उसमें क्या करेंगे, 2 ईंटें रखी हुई हैं, तो क्या करें, ईंटें यानी कि ब्रिक्स रखी हैं, ब्रिक्स रखते हैं, उसके ऊपर जो भी आपका बर्तन है, चाहे वो भगोना हो, चाहे वो हमारी कढ़ाई हो, जो भी है उसको रख दो। ठीक है, उसके ऊपर अच्छी तरह से एक रूमाल या कपड़ा इस हिसाब से रखो कि परात में आ जाए, यानी कि थाली में आपकी आ जाए। अब वो थाली में आएगा, थाली में थोड़ा सा पानी डाल दो, तो क्या होगा, ये आपकी एक फ्रिज बन जाएगी, जो कि हम ज़्यादातर मतलब यूज नहीं करते हैं, लेकिन हाँ ये मतलब कुछ ऐसी फ्रिज बन जाएगी, यानी कि थोड़ा टेम्परेचर उसका ठंडा रहेगा, जिससे कि हमारी जो भी चीज़ होगी, खाने वाली चीज़ जल्दी खराब नहीं होगी। तो इस तरह से भी हम इनको बचा सकते हैं। ठीक है, तो हम अपनी खाने वाली चीज़ों को आगे समय तक बचा सकते हैं। ठीक है, 1 से 2 बार खाने के लिए, लेकिन वैसे जो ज़्यादातर नॉर्मली उतना ही खाना बनाना चाहिए जितना कि हम लोगों को आवश्यकता हो, ज़्यादा बनाने से कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए क्या है कि अपना उतना ही बनाओ। रेसिडिटी से सबसे अच्छी यानी कि विकृत गंधिता से बचाने का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है, उतनी ही चीज़ रखो जितनी की हमें ज़रूरत हो। ठीक है, फिर भी क्या होता है, कुछ चीज़ों में परिवर्तन आ जाता है, स्मेल में, जरूरी ना खाने वाली चीज़ें हैं, कोई और भी होती है जिनमें परिवर्तन आ जाते हैं, यानी कि गंध में परिवर्तन आ जाता है। ठीक है, तो देख लो इसमें किसी भी प्रकार की कोई समस्या, तो ये है आपका पूरा चैप्टर हो चुका है। ठीक है, इस चैप्टर में अब आपका कुछ भी नहीं बचा है, लेकिन हम आपको इसके क्वेश्चन आंसर्स वो भी कराएंगे, लेकिन वो कराएंगे पेपर से 2 या 2.5 महीने पहले। ठीक है, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री राम। इस चैप्टर को अच्छी तरह से सभी लोग रिवाइज कीजिए और कोशिश कीजिए और अपनी बुक से और पढ़ने की कोशिश कीजिए। ठीक है, वैसे तो हमने लगभग सभी आपको बता चुके हैं, इसमें ऐसा कोई भी नहीं बचा है चीज़ जो आपको समझाई ना गई हो, लेकिन थोड़ी अच्छी तरह से ध्यान दीजिए। ठीक है, राधे राधे, जय श्री राम।